हेलो गैस, मुस्कान ITI के यूट्यूब चैनल पर मैं हरेंद्र कुमार आप लोग का फिर एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में कि जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है, और उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसी टॉपिक में कुछ आगे पढ़ेंगे और उसके साथ साथ इसके नेक्स्ट टॉपिक में क्या क्या टॉपिक आते हैं वो भी हम आपको बेसिक बताते जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। पढ़े थे नंबर सिस्टम में टॉपिक 2 में स्थानीय मान निकालना और जातीय मान निकालना। ठीक है, अब हमको स्थानीय मान कैसे निकालना है, थोड़ा जो दशमलव में डिजिट दिया गया रहता है उसका स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है वो आज मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे में ये डिजिट है, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है 4321.537 में 3 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, ये है। अब इसमें 2 अंक है, एक तरह देखेंगे तो इधर पूर्ण है, इधर क्या है फ्रैक्शन वैल्यू है अर्थात दशमलव के मान के वैल्यू है। अब इसको हल कैसे करते हैं स्थानीय मान निकालने के लिए, सबसे पहले तो जो पूर्ण वैल्यू है उसको आप एक जगह नोट कर लीजिए और उसका जो हल करने का तरीका है स्थानीय मान निकालने का उसके आधार पे आप सिंपली कैलकुलेशन कर लीजिए। तो आइए देखते हैं। जैसे हमको 3 का पूछा है तो 3 का सिंपल वैल्यू के तरफ देखेंगे तो यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा अर्थात 3 कितने नंबर पे आ रहा है, तीसरे स्थान पे है तो 3 यहाँ लिख दिए, और तीसरे स्थान पे है सैकड़ा आ रहा है, सैकड़ा का मतलब कि 100 से मल्टी कर देंगे इसमें। इस तरह हमारा कितना हो गया, स्थानीय मान इसका 300 हो गया। अब आ जाते हैं इसमें नोट पॉइंट क्या करना है हमको, दशमलव जो दिया है इसके बाद का स्थानीय मान अंकों का कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि देखिए हम यहाँ बताए हैं ये दशमलव वाले जो वैल्यू रहते हैं तो जैसे हम लोग पूर्ण वैल्यू को हम लोग इकाई के तरफ से हम लोग काउंटिंग करना स्टार्ट करते थे, तो अब हम लोग इधर लेफ्ट साइड से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं और 10 का घात का इनवर्स लगाकर कैलकुलेशन करते हैं। बात करें तो देखिए यहाँ आपको समझाया है कि जैसे 5 है, 5 इधर से पहला नंबर है तो इसका हम 10 से घात इनवर्स 1 रखेंगे। अगर 3 का निकालना होगा स्थानीय मान तो 10 का घात -2 रखेंगे। अगर 7 का निकालना हुआ तो 10 का घात -3 रखेंगे। ठीक है, अब हमको निकालना किसका है, क्वेश्चन में पूछा है 3 का निकालना है तो 3 देखिए यहाँ पे है, 3 का हमने यहाँ रख दिया और इधर से काउंट कीजिए 1 2 अर्थात दूसरे स्थान पे है तो 2 के लिए हम क्या करेंगे 10 के घात कितना रखेंगे -2। अब इस 10 के घात -2 रखेंगे, इस इनवर्स को हटाएंगे तो यह चला जाएगा बट्टा में, और बट्टा में लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं कि 3/100। ये जो 3/100 है अब इसको हम क्या करेंगे 1 2 2 0 है, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका दशमलव में वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, तो ये भी 3 का ही स्थानीय मान था, ये भी 3 का है लेकिन ये दशमलव का था और ये बिना दशमलव वाले अंक का था। स्थानीय मान का अंतर पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसका स्थानीय मान था 300 और इसका है 0.03। अब इसका अंतर घटाना हमको करना है तो देखिए अभी आपको हमने घटाना दशमलव संख्याओं का तो बताया नहीं है, लेकिन आपको यहाँ क्वेश्चन में आया है तो आपको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि दशमलव संख्याओं का घटाना कैसे किया जाता है। सबसे पहले दशमलव के ठीक नीचे दशमलव को अंक रिप्रेजेंट करते हैं। बात करें तो देखिए दशमलव के ठीक नीचे कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 300 है तो मैंने 300 दशमलव के इधर कितना भी 0 रहे कोई मान में चेंज नहीं होता है। इसी तरह हमने ये जो दूसरा मेरा स्थानीय मान था 0.03 इसको दशमलव के ठीक नीचे इधर रख दिए, इधर रख दिए। अब घटाने का तरीका है तो यहाँ से ये कैरी लेगा, कैरी लेकर यहाँ हो जाएगा 10 10 में से 3 गया 7, यहाँ एक लिया कैरी ये 10 10 में से एक इसको दिया 9 बचा, फिर बार ये इसी तरह यहाँ भी 9 बचेगा, ये भी आ गया, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ भी आ गया। फाइनली यहाँ देखे 3 था, ये कैरी इसको दिया था तो यहाँ फाइनली क्या बचा 2 बचा, यहाँ 2 लिख दिए। कितना हमको आंसर मिल गया 299.97। तो ये आपको मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको हिंट ऐसे कर दिया हूँ क्या प्रोसेस होता है, और ऐसे ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन आपको कराएंगे तो बहुत से क्वेश्चन देंगे जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग, हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है मैं उसके बारे में आपको बता दूं। प्राइम नंबर क्या होता है, तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, नोट कीजिएगा, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कही जाती हैं जिनका गुणनखंड स्वयं संख्या होती है और 1 होता है। समझ में आ गया, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड स्वयं वो संख्या ही होता है और दूसरा गुणनखंड 1 होता है, तो वैसी संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब
सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो यहाँ नोट कर लीजिएगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। उसके बाद जो संख्याओं का क्रम आता है तो 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17, 19, 23। इसके बाद अगर आप ऐसे और भी बढ़ना चाहेंगे तो 29 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। ऐसे ऐसे आपके बहुत से डिजिट मिलेंगे। कुल मिलाकर ये देखेंगे तो ये ऐसे ही संख्या है जिनका स्वयं ही गुणनखंड होंगे या तो 1 से होंगे। ठीक है, अब यहाँ आपको नोट करने वाला पॉइंट ये है कि क्या 1 मेरा प्राइम नंबर के अंतर्गत आता है कि नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि जो मेरा 1 जो अंक होता है वो अभाज्य संख्या नहीं होता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 ही होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि 1 का गुणनखंड सिर्फ 1 ही होगा, इसका दूसरा गुणनखंड नहीं हो सकता। जबकि आपको अभाज्य संख्या में हमने आपको अभी बताया कि अभाज्य संख्या है वैसे संख्याओं को कहते हैं जिनके गुणनखंड 2 हो। नोट कीजिएगा, वे संख्या है जिनके गुणनखंड 2 हो। और वो गुणनखंड कौन से होते हैं, तो पहला गुणनखंड 1 होता है और दूसरा गुणनखंड स्वयं वो संख्या ही होती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग सह अभाज्य संख्या। आइए देखते हैं सह अभाज्य संख्या क्या होता है, को प्राइम नंबर। तो सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं कही जाती हैं जिनका महत्तम समापवर्तक क्या होता है, 1 होता है। अर्थात कहने का मतलब कि जब 2 परस्पर संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं ली जाती हैं जिनका महत्तम समापवर्तक क्या होता है, 1 होता है, तो वैसी संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं, अर्थात सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की तौर पे बात करें तो देखिए एग्जाम्पल के लिए हमने दिखाया है एक संख्या, एक डिजिट अंक है 4 है, एक 5 है। अब ये जो देखिए इनका अगर मौसा की बात करें तो ये ऐसे संख्या है कि इनका जो गुणनखंड होगा और इनका गुणनखंड होगा दोनों अलग अलग हो गए। कुल मिलाकर एक ही ऐसा डिजिट है कि एक इसका भी गुणनखंड हो सकता है, एक इसका गुणनखंड हो सकता है। अर्थात ये हमारे जो समूह बने हैं 4, 5 का, ये को प्राइम नंबर के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह 6, 7 है, इनमें कोई संख्या ऐसा नहीं है जो कि मिल रहा है, सिर्फ एक ही वो डिजिट है जो दोनों का गुणनखंड हो सकता है। अर्थात ये भी क्या है, आपका को प्राइम नंबर के अंतर्गत आएगा। 13 और 15 है, ये भी वही है। 8 और 11 है, ये भी वही है। अगर मैं बात करूं ऐसे ही 8 और 10 का, तो ये नोट रखिएगा, मैं आपको समझाने के लिए। यहाँ देखिए 8 और 10, तो 8 में गुणनखंड 1 भी हो सकता है और 10 में भी गुणनखंड 1 हो सकता है। लेकिन 8 का गुणनखंड करेंगे तो इसमें एक गुणनखंड 2 भी मिलेगा, जो कि इसमें भी एक गुणनखंड 2 मिलेगा। कुल मिलाकर देखते हैं कि ये क्या होगा, को प्राइम नंबर के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, अर्थात ये आपका सह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2 गुणनखंड मिल रहे हैं। एक तो 2 इसमें भी गुणनखंड मिलेगा, 2 इसमें भी मिलेगा, और एक स्वयं एक गुणनखंड मिलेगा, 1 मिलेगा। अर्थात कुल मिलाकर कहें तो मौसा इसका 2 हो जाएगा, जो कि को प्राइम नंबर के लिए शर्त होता है कि मौसा उसका सदैव क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग सम संख्या क्या होता है, इवन नंबर। देखिए सिंपली लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो सम संख्या वे संख्याएं कही जाती हैं जो 2 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाती हैं। अर्थात वैसे संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वो पूरी पूरी कट जाती है, सम संख्या कहलाती है। ठीक है, सिंपली लैंग्वेज में। अब सम संख्या का पहचान कैसे करते हैं, मान लीजिए कि हमको बहुत हजार में संख्या दिया है, डिजिट लाख में दिया है, हमको सम संख्या कैसे पहचानेंगे, भाग देंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसका इकाई अंक देखते हैं। ठीक है, अर्थात देखिए यहाँ पे हमने नोट किया है, इकाई अंक में वे संख्या है जिसके अंत में, अर्थात इकाई का मतलब इकाई जो काउंटिंग करते हैं, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी डिजिट है तो संख्या सदैव क्या कही जाती है, सम संख्या कही जाती है। अर्थात तो 2 से भाग देने पर कहीं ना कहीं जाकर पूरी पूरी विभाज्य हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं और नंबर, अर्थात विषम संख्या क्या होती है। तो देखिए विषम संख्या, ठीक आपको डिफाइन मैं कर दे रहा हूं कि वे संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाज्य नहीं होती हैं, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। आपको मैंने यहाँ लिखा है कि वे संख्या जो 2 से नहीं विभाज्य होती हैं विषम संख्या कही जाती हैं। और इनका पहचान क्या है कि जिस संख्या के अंत में इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, अर्थात बेसिक फंडा की बात करें तो यही एक ऐसा डिजिट है जो कि किसी भी संख्या का इकाई अंक होगा तो विषम हम कह सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज देखिए यही संख्याएं आपकी पुनरावृत्ति होंगी, 1 यहाँ भी आ गया, 3 यहाँ भी आ गया, जो कि आपको मैंने यहीं पे बता दिया है। तो ये ऐसे बहुत संख्या लेंगे तो उस तरह वो बनता जाएगा। तो
आई होप कि आपको ये भी विषम संख्या आपको समझ में आ गया होगा। आपको अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। देखिए एक संख्या एक और भी होता है कंपोजिट नंबर। आपको थोड़ा हिंट कर दे, उधर हमने आपको नहीं बताया है। कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या वे संख्या, कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो वे संख्या कही जाती है जो जिनके गुणनखंड कई होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, तो वैसे संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। और सबसे छोटा कंपोजिट की बात करें तो क्या होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। नोट कीजिएगा बहुत, इसको कहते हैं भाज्य संख्या। हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं। 4 हो गया, 6 हो गया, आप 8 कह सकते हैं, 9 कह सकते हैं, 10 कह सकते हैं। कहने का मतलब कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। अब गुणनखंड के तौर पे जो मैंने आपको बताया उस पे देखेंगे तो कैसे होगा। देखिए अगर मैं 6 का ही बात करूं तो 6 के गुणनखंड कितने हो सकते हैं, 6 के गुणनखंड 1 भी हो सकता है, गुणे 2 भी हो सकता है, गुणे 3 भी हो सकता है। अर्थात बात करें कि इसके 3 गुणनखंड है, तो हमने क्या परिभाषा बताया भाज्य संख्या का, वे संख्याएं भाज्य कही जाती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा। तो देखिए ऐसे ही संख्याएं जितने भी होंगी, बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं जो कि आपको मैं इतना डिफाइन नहीं कर सकता दिखाकर, तो ये सभी कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में। बेसिक रूल्स क्या होते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं विभक्ति का नियम। देखिए विभक्ति का नियम में ये होता है कि आपको बहुत सी संख्याएं दी हुई रहती हैं, आपको आता है कि यह संख्या किससे विभाज्य होगा, तो उसके लिए कुछ नियम है, आपको मैं बता दे रहा हूं। जैसे हमने पहला हेडिंग दिया है कि 2 से विभक्त होने का नियम क्या होता है, तो सिंपली वही नियम होता है इसके लिए जो कि सम संख्या का पहचान करने का नियम होता है। अर्थात हम इसको सिंपली वो भी कह सकते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक में क्या हो, ये नोट कीजिएगा, 0 हो, 2 हो, 4 हो या 6 हो या 8 हो, वो सदैव संख्या क्या होगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। यही 2 से विभक्त होने का नियम है। जैसे मैं एग्जांपल के यहाँ तौर पे बताया हूँ 468, अपने मन से लिए हैं, आप भी ले सकते हैं कोई भी डिजिट। देखिए इसके इकाई अंक क्या है, 8 है। यहाँ देखिए पहचान में 8 है, ये भी क्या है, 2 से विभक्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब 2 से विभक्ति होने का नियम आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं 3 से विभाज्य होने का नियम। बहुत सिंपल फंडा है, कुछ नहीं करना है। देखिए हमने आपको डिफाइन यहाँ परिभाषा तो आपको लिखवाए हैं, आप लोग पढ़ते रहिएगा, लेकिन मैं आपको मौखिक बता दे रहा हूँ कि 3 से विभाज्य होने का नियम ये होता है कि जितनी भी संख्याओं का अंक दिया रहता है, मान लीजिए कोई संख्या दिया है, उसमें बहुत से डिजिट होंगे, उन सभी डिजिटों को जोड़ दीजिए और 3 से भाग दे दीजिए। अगर वो पूरी कट जाती है तो वो पूरा कितना भी लाख में हो वैल्यू हो या करोड़ में हो, वो कहीं ना कहीं 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखकर ही पहचान कर सकते हैं, लेकिन उसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, ये मत सोचिएगा कि कैसे जोड़े। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको ही बता दे रहा हूँ, थोड़ा छोटा डिजिट लिए हैं। देखिए 2 है, 7 है, अर्थात कहें 273 है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि विभाज्य होगा कि नहीं, तो देखिए हमने क्या बताया कि सभी डिजिटों को जोड़ दीजिए। तो 2 + 7 + 3 जोड़ेंगे कितना हो गया, 12 हो जाएगा। 12 में हमने क्या बोला कि 3 से भाग देना है, 3 से भाग दे देंगे, 3 चौके 12, अर्थात पूरी ये विभाज्य हो जाती है। कहेंगे कि सर 273 तो 3 से विभाज्य होने वाला डिजिट है। ठीक है, तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। आप लोग ऐसे और भी अपने से मन से डिजिट देख कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग 9 से विभक्त होने का नियम। वही एकदम सेम प्रोसेस है, जैसे हमको 3 से विभक्त होने का नियम होता है, सेम टू सेम प्रोसेस 9 से विभक्त होने का भी नियम होता है। हम लोग क्या करते हैं कि जो संख्या दिया रहता है उन सभी डिजिटों को आपस में पहले जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उसमें 9 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, 9 से। अगर 9 से भाग देने पर भाग पूरी कट जाता है, ऐसा चला जाता है, तो कह सकते हैं कि सर वो तो संख्या पूरी विभाज्य हो जाएगी। आप लोग ऐसे पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 5 से विभक्त होने का नियम। बहुत सिंपल कि आप देखते देखते पहचान कर सकते हैं। हाँ सर बहुत आसान है पहचान करने का। कैसे, तो देखिए कितना भी बड़ा डिजिट अंक संख्या दिया रहता है, लेकिन अगर उसका इकाई अंक में 0 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं संख्या 5 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। पहचान के लिए हमने आपको बताया, देखिए जिस का इकाई, वे सभी दी गई संख्याओं में अगर इकाई अंक क्या हो, 0 हो या 5, वो सभी संख्याएं क्या होगी,
5 से विभक्त हो जाएंगी। जैसे मैं बात करूं 555 ले लो, 550 है, अगर इसका इकाई अंक क्या है 0 है, कहीं ना कहीं 5 से विभक्त हो जाएगी। 600 या 65 ले लो, 65 इसका इकाई अंक क्या है 5 है, इसको अगर 5 से भाग देंगे तो 13 बार में कट जाएगा। ऐसे आप बहुत से डिजिट अपने मन से लेकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, 4 से विभक्त होने का नियम। 4 से विभक्त होने का नियम यह होता है, पॉइंट समझिएगा, कि अगर जो दी गई संख्या है उस संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक आप एक जगह कलेक्ट नोट करते हैं और उसमें 4 से भाग देते हैं। अगर 4 से भाग देने पर वो पूरी कट जाती है तो वह पूरा संख्या ही क्या कहलाएगा, 4 से विभक्त होने वाली संख्या कहलाएगी। जैसे मैंने देखिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, 132 डिजिट लिया है। 132 में मैं क्या करूंगा, ओनली 32 का जिक्र करूंगा, क्योंकि नियम क्या कहता है कि इकाई तथा दहाई से बने संख्या को, तो ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, अर्थात 32 यहाँ ले लिए और किससे भाग देना है, 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देंगे कितने, 4 बटे 32, 8 बार में पूरी ये संख्या कट जाती है, 32 कट जा रहा है। तो इससे हमें स्पष्ट हो गया कि यह क्या होगा, 132 अर्थात जो 132 है वह पूरी 4 से विभाज्य होने वाली संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल की बात कर लें, देखो मैं अपने मन से भी एक चेक कर ले रहा हूँ, 175 ले लो। अब हमें चेक करना है कि क्या ये 4 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो आप पहला संख्या ये है, दूसरा ये है, इसको एक जगह नोट कीजिए, अर्थात कह सकते हैं कि 75। इसमें 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 3 बचेगा शेष, और ये 5, 35 हो जाएगा, और 4 बटे 32, फिर क्या बचेगा, 3 शेष बच गया। इतने 18 बार जाएगा और शेष क्या बचा, शेष 3, अर्थात 3 शेष बच रहा है, पूरी नहीं कट रही है। तो हम कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि सर ये जो 175 है ये 4 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, ये 4 से विभाज्य नहीं होगी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, आपको मैं ज्यादा नहीं आज बताऊंगा, नहीं तो आप कहेंगे बोर हो जाएंगे कि सर बहुत बड़ा टॉपिक आप ले लिए। मैं इसको और भी ऐसे ही आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको देखते रहिए, समझते रहिए। हाँ, और कोई भी आपको समस्या होती है पढ़ने में, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज आप YouTube पे आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को यहाँ सॉल्व किया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो आप इसको और देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी कुछ ना कुछ नॉलेज ले लें। थैंक यू।